क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें होगा पहला चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर पे हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। और जैसा आप सभी जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम पहला चैप्टर क्या रियल नंबर, पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 86 30 47 33 90। तो इस पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और हम गगोल गांव में ऑफलाइन बैच भी चलाते हैं, जिसमें हम क्लास 8 से लेके 8 9 10 11 12 के बैच स्टार्ट है। तो किसी भी बच्चे को अगर मैथ और साइंस पढ़ना है ऑफलाइन तो वो हमसे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और क्लास 11th में हम तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करें। आज का पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बेसिक से मतलब कि जैसे मैं आपसे बोलने लगूँ कि भैया प्राकृतिक संख्या कौन सी है। क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो वह संख्या जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंट से मतलब अगर कोई भी चीज़ है आपके पास, अगर उसे आप बोल लोगे कि कितनी है भाई, मेरे पास चेयर है सामने, अगर चेयर पड़ी है तो मैं अगर गिनना चाहूँ तो मैं 1 2 3 4 से स्टार्ट करूँगा। कभी भी हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं तो वो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 और ये इंफिनाइट तक चलती चली जाएंगी, मतलब कोई अंत नहीं होगा इनका। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे कि जिन नंबरों को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं वही सभी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सभी हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद हमारे पास आती है एक संख्या पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है, जो भी हमारे नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृतिक संख्या है, उसमें अगर हम 0 और ऐड कर दें, 0 और ऐड कर लें तो वो हमारे बनते हैं पूर्ण नंबर। कौन से नंबर बनते हैं, पूर्ण नंबर। ठीक है, और ये भी हमारे कहाँ तक जाएंगे, ये भी हमारे इंफिनिट तक जाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपसे, बोलने लगूँ कि 98 क्या है, तो आप बोलोगे 98 पूर्ण संख्या भी है और 98 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है। बहुत बढ़िया, अगर इतनी बात समझ में आई तो नेक्स्ट नंबर है हमारा पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक में क्या होगा, जितने भी हमारे होल नंबर है वो तो आएंगे ही आएंगे, होल नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, होल नंबर के साथ साथ इसमें निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, मतलब निगेटिव नंबर भी ऐड हो जाएंगे। और निगेटिव नंबर ऐड होंगे तो इन्हीं सबको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब बेसिक है, उन्हें हम पहले जान लें तो फिर हम अपने क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो और अगर और बात करें हम तो सम संख्या की बात करें। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर दें। ऐसी संख्या है जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर दें, उन्हें क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 भी होगी, वो 4 भी होगी, वो 6 भी होगी, वो 98 भी होगी, वो 124 भी होगी। तो जितने भी नंबर है या एक है जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हो वो सभी हमारे क्या कहलाए जाएंगे, सम संख्या कहलाए जाएंगे। जैसे आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे एक बार होगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बार होगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 98 को 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जाए 2 9 जाए 18, तो ये भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी सम संख्या है। बात समझ में आई। ठीक है, तो सम संख्या कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे अगर मैं लेना चाहूँ एक नंबर, ठीक है, मैं लेना चाह रहा हूँ एक नंबर,
मैंने लिया 2 4 8 9 6, तो मेरे को ये सम संख्या होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए 2 से पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाले नंबर को क्या करें हम 2 से डिवाइड कर दें। लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट का नंबर, लास्ट की डिजिट, सॉरी लास्ट की डिजिट या लास्ट का अंक, जिसे हम यूनिट प्लेस नंबर बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये मेरी सम संख्या है। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, हम सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक कर देते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी, विषम संख्या की। किसकी, विषम संख्या की। अगर मैं विषम संख्या की बात करूं तो विषम संख्या क्या होगी, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और सॉरी 7 होगा, 9 होगा, तो ये सभी नंबर क्या होंगे हमारे 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाई जाएंगी, विषम संख्या कहलाई जाएगी। उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, प्राकृतिक होगी, पूर्ण संख्या होगी, और हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, और जीरो इंटीजर्स भी होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स को हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो को हम बोलेंगे शून्य पूर्णांक। तो जीरो अपने आप में एक अलग ही पूर्णांक है। क्यों है, इसका कारण ये है कि जीरो को हम ना तो प्लस में लिखते हैं ना माइनस में लिखते हैं, ये गलत है। मतलब जीरो के आगे हम ना तो प्लस लगाते और ना माइनस लगाते, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई इतनी? चलो भाई, अगर इतनी बात समझ में आई है तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक है हमारी भाज्य संख्या, जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा भाज्य और अभाज्य का इस चैप्टर में। तो भाज्य संख्या को बहुत ध्यान से समझना। भाज्य संख्या से पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं। अगर किसी भी नंबर के हम गुणनखंड करेंगे, किसी भी नंबर के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वो कैसे होंगे भाई। अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि 8 के गुणनखंड करो, 8 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे भाई, 8 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 8 किस किस नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, वो इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। सिर्फ मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, मतलब फैक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर 8 को मैं चेक करूँ तो 1 से भी डिवाइड होगा, 8 2 से भी डिवाइड होगा, 8 4 से भी डिवाइड होगा, और 8 से भी डिवाइड होगा। आई बात इतनी समझ में? इसका मतलब 8 के ये क्या हुए, गुणनखंड हुए, समझ लो बात। 8 1 से भी डिवाइड हो रहा 8 बार, 2 से भी 4 बार डिवाइड हो रहा, 4 से भी 2 बार डिवाइड हो रहा, और 8 से 1 बार डिवाइड हो रहा, तो इसके फैक्टर हो गए। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहलाई जाएगी, जिनकी ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड वो क्या कहलाए जाएंगे हमारे, भाज्य संख्या। गुणनखंड आई बात समझ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो कितने लगेगी, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये सभी नंबर क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कुछ भी नहीं है, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, ऐसे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, और उन 2 गुणनखंडों में भी एक 1 और एक वो स्वयं खुद हो। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन क्या होगी भैया, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड स्वयं
संख्या हो, स्वयं वे संख्या। तो ये इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा है, ठीक है। वे संख्या गुणनखंड स्वयं वे संख्या हो। आई बात समझ में? तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी, तो भैया ऐसी संख्या होंगी हमारी, कौन कौन सी होगी भैया? ऐसी संख्या होगी हमारी, एक तो 2 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, 7, 11 और 13 और 17, इसी तरीके से ये इन्फिनिट तक चलती चली जाएंगी। सिर्फ वही नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। अब तुम क्या होगे सर कैसे कोई प्रूफ करके दिखाओ? तो 5 को अगर हम दें तो 5 किस किस से डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 5 से डिवाइड होगा। और अगर मैं 11 को लेना चाहूँ, 11 किस से डिवाइड होगा? एक तो 1 से होगा और एक 11 से होगा। तो देखो वही तो बात कही है मैंने कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, ठीक है। एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड स्वयं वे संख्या हो, ठीक है। तो यही बात इसमें प्रूफ हो रही है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अच्छा, इससे याद करने का और भी बेहतर तरीका हो सकता है कि जो किसी के टेबल में ना आए, 1 और अपने आप को छोड़ गए, वो किसी के टेबल में नहीं। मैं 11 को एक बात करूँ, 11 किसी के टेबल में आ सकता है? आप क्या होगे? नहीं भाई, 11 के ही टेबल में आ सकता है, 11 बन जाए 11। इसके अलावा 11 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या जो किसी के टेबल में ना आए वही आपको क्या कहलाई जाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाई जाएंगे, सॉरी, अभाज्य संख्या कहलाई जाएंगे। अच्छा, बात करें हम, अगर मैं कहने लगूँ भाई 15 बताओ, 15 अभाज्य संख्या, आप क्या होगे सर? 15 तो 5 के टेबल में आ रही है। अगर वो 5 के टेबल में आ रही है तो इसका मतलब वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी? वो भाज्य संख्या होगी। इतनी बात समझ में आई? बताओ भाई, कमेंट्स कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। अगर हम अपने क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चनों पे चले, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक था। अभी तक हमने जितना पढ़ा होगा मैं उसके रिवाइज करा दूं आपको तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो जिन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चीज़ इन्फिनिट तक चली जाएगी। फिर हमने उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ी। पूर्ण संख्या कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 और अगर ऐड कर दे तो वो हमारी पूर्ण संख्या क्या रह जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक में क्या होगा? प्राकृतिक संख्या 0 भी ऐड हो जाएगी, मतलब होल नंबर, और हमारे निगेटिव नंबर भी उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी पूर्णांक कहलाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा सम संख्या। तो सम संख्या क्या होगी? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होती हो, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना होती हो। और उसके बाद हमने भाज्य संख्या पढ़ी। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर अर्थात जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ी अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वह संख्या स्वयं खुद, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर होने चाहिए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ हमें, अभी तक मैंने सिर्फ आपको गुणनखंड के बारे में बताया। अगर बात करें अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ वही नंबर से हमें डिवाइड करना है नंबरों को जो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे इसने पहला क्वेश्चन हमें दिया है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 140। वो इसके सिर्फ हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिखाने, तो बहुत सिंपल। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 140 को लिखेंगे और किस अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा उसे देखेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से अगर लास्ट में 0 आ रही हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो, और 2 हमारी अभाज्य संख्या भी है। तो क्या करेंगे? 2 7 या 40 0, फिर लास्ट में 0 आ रहा तो इसका मतलब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 या 6 और 2 5 या 10। अब लास्ट में ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही जिसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे डिवाइड होगा? तो फिर हम 3 से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि नंबरों के अंकों को जोड़ दे। अगर जोड़ने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जबकि ये 5 और 3 8 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो डिविजिबिलिटी रूल का इसमें हमें विशेष ध्यान रखना। तो किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35। उसके बाद 7 किससे डिवाइड होगा? 7 एकम 7, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7।
ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। सर पावर के रूप में लिखना चाहो तो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बात समझ में आई हो तो बताओ बच्चों, बहुत सिंपल। इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा भाई, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। तो 156 के सिर्फ हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, अभी ना हमें एलसीएम निकालना ना एचसीएफ निकालना, बहुत सिंपल है एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना। सेकंड क्वेश्चन की बात करो, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, 156। अब 156 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो लास्ट में शायद 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। 2 हमारी अभाज्य संख्या भी है, तो 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 2 9 जा 18, 39 किससे डिवाइड होगा, तो 9 और 3 12, 12 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 13 हमारा प्राइम नंबर है। 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये खुद 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो 156 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 30। बात समझ में आई, इसका मतलब 2 की पावर 2 × 3 × 30। बताओ भाई इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया हो तो थर्ड क्वेश्चन को भी हम इधर पे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना ले, तो इसी जगह बना ले। अगर मैं इस सब को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ तो अगर हो जाए तो ये तो होने का ये चलो नहीं होगा, चलो इधर भी देख लेते हैं। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 8 2 5। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर की अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो बहुत सिंपल है, किससे डिवाइड हो गई, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 18 3 से डिवाइड होगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे, 2 बचे, तो 3 7 21 और 3 पंजे 15। किससे डिवाइड हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से 7 और 2 9, 9 और 6 15, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा ये, अब डिवाइड होगा ये 5 से, 5 8 40, 2 बचे, 5 पूरे 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, और 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 एकम 17। चलो तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 8 2 5 के, वो आए हमारे 3 × 3 × 5 × 5 × 7। इसका मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन इसको ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है भाई 5005। क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 5005। देखो कोशिश करो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 5005 को अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा हमारा 5005। तो 5 बन जाए 5005 बन जाए 5। उसके बाद ये किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, अगर हम देखें तो एक 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 11 99 और 11 एकम 11, ठीक है जी, 11 से डिवाइड होगा। उसके बाद किससे डिवाइड होगा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 बचे 2, 7 3 21, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहोगे पहले 5 फिर 11, मतलब ऐसे छोटा बड़ा भी दे सकते हैं या पहले छोटा ही नंबर लेना, भाई कोई सा भी नंबर कभी भी दे सकते हो, बस शर्त ये है कि वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं कि हम पहले छोटा ही नंबर लेंगे और फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लेंगे, नहीं। अगर आप जज नहीं कर पा रहे कि कौन से नंबर से डिवाइड करना, तो जो भी नंबर हो बस वो अभाज्य संख्या हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 5005 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते तो कितना जाएगा, 5 गुना 11 गुना 7 और गुना 1। और ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दूसरी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए घात के रूप में भी यही होगा। बात आई समझ में भाई बच्चों?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 7429, 7429, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भैया, फिफ्थ हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा भाई 7429, ठीक है जी, 7429। चलो इसे और देख लो। मुझे मालूम है कि मतलब किस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो उसी हिसाब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन से डिवाइड होगा। तो ये मेरे हिसाब से 17 से डिवाइड होगा। 17 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 17 चौका कितने हो जाएंगे भैया, 17 चौका 68, बचे कितने हमारे पास 6, तो 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 ती 51, ठीक है जी भैया। 17 चौका 68 और बचे 6, 17 ती 51, 51 और 9 तो 11, 119। 119 कितनी बार आएगा 17 के टेबल में, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 119, ठीक है जी। फिर किससे डिवाइड होगा, फिर 19 से डिवाइड होगा। 19 दूनी 38, इतने बचे भैया हमारे पास, 3 2 5 57, 19 दूनी 38, 19 की 57 और फिर ये 23 से डिवाइड होगा, 23 से 23, तो 7429 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 गुना 19 गुना 23। चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, सभी क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभाज्य गुणनखंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कुछ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पर बात समझो, अगर हम किसी की दो संख्या को, जैसे मैंने सपोज करो मैं कह रहा हूँ 4 और 6 का LCM ज्ञात कीजिए, 4 और 6 का LCM ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहोगे कि 4 और 6 का LCM जो आएगा वो आएगा हमारा कितना, 12, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसका HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF कितना आएगा इसका, HCF आएगा इसका 2, ठीक है। निकालने देंगे, ये बताऊंगा कैसे निकालना, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जी कर लेंगे इजीली। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या कौन सी होगी, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के, HCF गुना LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24, HCF कितना आया था हमारा 2, LCM कितना आया था हमारा 12, तो ये भी क्या आया था 24। तो यहाँ से एक बात हमें मालूम पड़ी कि भैया दो संख्याओं और दोनों दो संख्याओं का HCF और LCM हो, तो अगर हम उनकी गुणा करें तो वो चीज़ इक्वल बैठती है। तो यही प्रोसीजर हमें क्या करना है, इसमें लागू करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों या नहीं, बताओ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन है 26 और 91। क्या है पहला क्वेश्चन, 26 और 91। क्या है भैया, 26 और 91। चलो भाई 26 और 91, 26 और 91। मैं 26 के प्राइम फैक्टर करूँ, कोई दिक्कत इसमें, अब तो सभी कर लोगे। कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। चलो 91 देख लो, 91 किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। चलो 26 के जो फैक्टर आए हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 2 गुना 13, और 91 के जो फैक्टर आए वो कितने आए हमारे, 7 गुना 13। अच्छा HCF निकालते बार हम क्या करेंगे, HCF निकालते बार जो दोनों में कॉमन है वही नंबर लेंगे, बस जो दोनों में कॉमन है वही नंबर लेंगे। दोनों में कौन से कॉमन नजर आ रहे हैं हमें, 13 नजर आ रहा है, 13 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF कितना आएगा 13। LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा सभी नंबरों को लिख लो, जितने भी नंबर है सब नंबरों को एक बार लिख लो, 2 है 7 है और 13 है, दोनों नंबरों को एक बार लिख लिया, सभी नंबरों को एक बार लिख लिया। तो उसके बाद हमें देखना कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम 2 की 1 है, 7 की 1 है, 13 की 1 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर सभी की 1 है। तो मैक्सिमम पावर लगा देंगे, और किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई
पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो मैक्सिमम 1 है तो 1 ही हमने लगा दी। 7 दूनी 14, 14 और 13 की अगर हम गुना करें, 14 और 13 की गुना करें तो 13 13 कितना होता है 169, और 13 एक कम पड़ा तो 13 एकम 13 प्लस 13 और कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 करेंगे 182। ठीक है जी, 182 हमारा एलसीएम आ गया। उसमें क्या है, जांच करनी है। जांच किसकी करनी है? जांच करनी है हमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखो या एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, गुना में आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहली संख्या कितनी है हमारी? पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या 91, एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ कितना है हमारा 13। अगर मैं इसकी गुना करूँ तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 102, 102 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कैरी बचा, 13 गुण 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, 23 46 और इसकी गुना करेंगे कितना आएगा 23 46। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है और ये हमारी क्या होगी, जांच होगी। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 510 और 92, 510 और 92। अगले पेज पे लिख लेते हैं 510 और 92। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड 510 और 92। अगर इसकी बात करें 510 और 92 की, तो पहले क्या करेंगे हम भैया? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये? अब होगा 5 से, 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। अब किससे डिवाइड होगा 17 से, क्योंकि 17 क्या है हमारी अभाज्य संख्या। चलो जिसके फैक्टर आ गए, तो 510 के क्या फैक्टर आए हमारे? 510 के फैक्टर आए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलो 92 के फैक्टर क्या है? शायद अभी करे थे 92 के, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से कटेगा क्योंकि 23 हमारी अभाज्य संख्या। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे? 92 के फैक्टर आए हमारे 2 गुना 2 गुना 23। अगर पावर में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 2 गुना 23। ठीक है, पावर में कर लिया करो, पावर में इजी होगा एलसीएम निकालना। तो पहले हमें एलसीएम की बात कर ले, तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम होगा भाई जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा? 2 कॉमन नजर आ रहा, और क्या कॉमन नजर आ रहा? और तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एलसीएम निकालने के बाद उसकी मिनिमम पावर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 1 लेंगे, तो एलसीएम तो यही होगा। एलसीएम निकालना तो एलसीएम में सभी नंबर ले लो, 2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, 5 को ले लो, 17 को ले लो और 23 को ले लो। ठीक है, सभी नंबर ले लो, इनकी मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक है, और 17 और 23 की करो, 17 दूनी 34, 17 3 51, 1, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 39, तो 391। अब 60 और 391 की अगर मैं गुना करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 एकम 6, 9 छिक्का 54 और 36 18, 18 और 5 कितने होंगे हमारे? 23। ठीक है, ये 23 460, 23 460 हमारा क्या है? एलसीएम। फिर हमें क्या करना भैया? जांच करनी है। जांच इधर को कर लेते हैं। जांच क्या करनी है भैया? जांच करनी है, जांच ही रहेगी। जांच करनी है हमें किसी, जांच करनी है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो जी, पहली संख्या कितनी है हमारी? 510, दूसरी संख्या कितनी है? 92। एलसीएम कितना है हमारे पास? 23 460, 23 460 और एचसीएफ कितना है हमारे पास? 2। गुना कर लो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो मतलब इनकी भी गुना करेंगे तो ये आएगा 40। चेक कर लेना आप करके। ठीक है, तो ये हमारी जांच होगी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? ठीक है, अगर सभी चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। इसी तरह की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू मिलती रहेगी और पहले चैप्टर से हम हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अगर सभी भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।